गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ अलग पढ़ने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर एक सुंदर सा चित्र है, एक पिक्टोरियल है। क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये क्या है? आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि आपने इसको 8th क्लास में देखा है। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हृदय का चित्र है। अगर इसके बारे में बात करें तो हमें ये क्यों चाहिए, क्या काम करता है, तो आपने ये जान लिया था कि ये हमारे शरीर में रक्त की आपूर्ति करता है। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ये खून भेजता है। अब हम ये सोचें तो क्या हार्ट सभी जीवों में होता है? क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जिसमें हार्ट नहीं होता? और फिर हार्ट तो यानी कि हृदय जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में तो होता है। क्या एक कोशिकीय जीव में भी हार्ट होता है? अब वहां तो क्या होगा, एक कोशिकीय जीव में तो ओनली सिंगल सेल यानी कि एक ही कोशिका होगी। तो वहां फिर हार्ट का काम कौन करेगा? या वो जीव है कि नहीं है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। तो जीव क्या है, सजीव किसे कहेंगे हम? ये सब थोड़ा सा और ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। वैसे छठी कक्षा में हमने जीवों के कुछ गुण पढ़े थे कि सजीव वे हैं जो जनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सजीव वे भी हैं जो वृद्धि करते हैं यानी कि ग्रोथ करते हैं। वो भी सजीव कहलाते हैं जो श्वसन करते हैं यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। और जो अपने आसपास घटित हो रहा है उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यह भी हमने पढ़ा था। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो जीव है उसको जीवित रखने के लिए क्या चीज जरूरी है, और क्या कोई और भी ऐसा करैक्टर है, ऐसा गुण है, ऐसी प्रॉपर्टी है सजीव की जो हमें और अच्छे से डिफरेंशिएट करने में मदद करे कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो काफी रोचक रहने वाला है आज का हमारा वीडियो। देखते हैं इसके बारे में। प्यारे बच्चों, आपने कभी सोचा कि जब हम हमारे आसपास किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, किसी जीव की बात करते हैं, और हम ये सोचते हैं उसके बारे में कि वो जीवित है या नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई जीव मूवमेंट कर रहा है, वो हिल डुल रहा है, तो हम स्पष्ट ही कह देते हैं कि हाँ ये जीवित है। जैसे इसमें उदाहरण भी दिए हैं कि कुत्ते दौड़ रहे होते हैं तो हमें स्पष्ट पता होता है कि वो जीवित है। गाय जुगाली कर रही है तो हमें पता है कि वो जीवित है। इंसान बोल रहे हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि वो जीवित है। पर यदि इंसान या कुत्ता सो रहा हो गहरी नींद में, तो उस समय उसके शरीर में ज्यादा मूवमेंट्स नहीं होती, यानी कि जब तक गतियां जो है वो नहीं करता है, मूवमेंट्स नहीं करता है, तो उस समय हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जीवित है? तो उस समय आप एक और क्राइटेरिया देखते हो कि आप ये देखते हैं कि वो सांस ले रहा है या नहीं, यानी कि उसका जो वक्षस्थल है यानी कि जो पेट है या जो छाती है वो सांस लेने की वजह से ऊपर या नीचे हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो हम कहते हैं हाँ सांस ले रहा है, जीवित है। पर ये तो जंतुओं की बात हुई। पौधे तो चलते फिरते भी नहीं है, यानी कि वो कोई गतियां नहीं करते, और वो सांस
लेते वक्त उनमें कोई मूवमेंट भी हमें दिखाई नहीं देती, तो उनको हमने सजीव कैसे कह दिया। फिर उसकी बात करें तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि वो बड़े होते हैं यानी कि वृद्धि करते हैं, जो सजीव का एक गुण है, तो इसलिए हम उसे कह देते हैं कि वो क्या है, जीवित है। या उसकी पत्तियां हरी होती हैं तो हम कह देते हैं कि वो जीवित है। कई पौधे ऐसे भी तो होते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती, बैंगनी भी होती हैं, अलग अलग रंग की होती हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां हरी ना होकर के अलग रंग की होती हैं, तो उनके बारे में। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो ग्रोथ नहीं कर रहे होते, यानी कि काफी दिनों से वो उतना ही उसके ऊपर पत्तियां पड़ी हैं, उतनी उसकी हाइट पड़ी है, वो ज्यादा हमें वृद्धि दिखाई नहीं देती, तो क्या हम उसको मृत कह देंगे? नहीं कहेंगे। यानी कि कुछ कंफ्यूजन है यहाँ कि हम स्पष्ट रूप से क्या कहें कि वो जीवित है कि नहीं है। इसका मतलब हमें ये जानना होगा कि क्या जो गतियां होती हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं, वो ही एक डिस्क्राइबिंग फार्मूला है हमारे पास, एक विवरण देने का साधन है हमारे पास कि कोई चीज या कोई जंतु या पादप जीवित है कि नहीं है। तो अगर हम और ज्यादा छोटे स्केल पर जाएं बच्चों, तो हमें पता चलेगा कि मूवमेंट्स केवल और केवल ऑर्गन्स में ही नहीं, अंगों में ही मूवमेंट्स नहीं होती है। काफी सारी गतियां ऐसी होती हैं सजीवों में जो आपको सामने से दिखाई नहीं देती। जब आप बिल्कुल रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तब भी कुछ गतियां होती हैं, तब भी कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि नंगी आंखों से तो हमें सेल्स भी दिखाई नहीं देती, कोशिकाएं भी दिखाई नहीं देती, हमें अंग दिखाई देते हैं या ऊतक दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ अदृश्य गतियां हैं, और अगर गतियां अदृश्य हैं तो वो अंगों की नहीं हो सकती, क्योंकि अंगों की गतियां तो हमें दिखाई देती हैं, ऊतकों की गतियां भी दिखाई देती हैं। अगर सेल मूव करे तो भी हमें कुछ मात्रा में पता लगता है। यानी कि कुछ छोटी चीजें हैं जो कोशिकाओं के अंदर मूवमेंट कर रही हैं, यानी कि गति कर रही है। क्या है वो छोटी चीजें? जैसा कि आपने पढ़ा कि कोशिकाएं जो हैं वो सांस लेती हैं, हर कोशिका सांस लेती है। ये 7th क्लास में आपने पढ़ा था, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कोशिका सांस लेती है तो वो क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन का अणु अंदर जाता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ देती है, यानी कि CO2 का अणु बाहर निकल जाता है। अब मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है। किसकी गति हो रही है? अणुओं की गति हो रही है, ऑक्सीजन के अणु की गति या कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की गति। इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसी गतियां हैं जो अणु करते हैं हमारी कोशिकाओं में, आणविक गतियां। और वो आणविक गतियां हमें स्पष्ट रूप से, मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट्स हैं वो हमें स्पष्ट रूप से सामने से दिखाई नहीं देती क्लियरली, और वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर मूव करना बंद कर देंगी, यानी कि ये आणविक गतियां यदि बंद हो जाएंगी, तो क्या होगा? जीवन नहीं होगा। इसका मतलब हमें एक तो ये बात पता चली कि कुछ अदृश्य आणविक गतियां हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, सकारात्मक बात है। हाल ही में आपने वायरस के बारे में सुना। अब वायरस के बारे में यदि हम बात करें तो क्या वो जीवित है या निर्जीव है, इस पर अभी तक विवाद बनता है। अब विवाद क्यों है? जब वो एक दूसरे में फैल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर क्यों विवाद बना हुआ है? जो वायरस या विषाणु है
उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, ये आणविक गतियां तब तक दिखाई नहीं देती जब तक वो किसी जीवित शरीर के अंदर ना हो, यानी कि कोशिका के अंदर ना हो, जब तक वो कोशिका को संक्रमित ना करे। अब कोरोना के दौरान भी आपने सुना, ऐसी बातें आपके सामने आई कि ये प्लास्टिक पर इतने घंटे रहता है, मेटल पर इतने घंटे रहता है, तांबे की धातु है उसके ऊपर 3 घंटे रहता है, हवा में 7 से 8 घंटे रहता है। ये चीजें क्या है कि जब तक ये पर्यावरण में लंबे समय तक किसी कोशिका के इन्फेक्शन नहीं करेगा, कोशिका को संक्रमित नहीं करेगा, तब तक इसमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देगी, यानी कि ये अक्रिय हो जाता है। और जब ये अक्रिय हो गया, इसमें कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट या आणविक गतियां नहीं हो रही, तब हम इसे कहेंगे क्या? निर्जीव, क्योंकि जीवित है उसके अंदर तो आणविक गतियां जरूरी है। परंतु जैसे ही ये इन्फेक्शन करेगा सेल्स के अंदर, जब ये सेल्स के अंदर जाता है तब इसमें आणविक गतियां होनी शुरू होती हैं, और जब ये आणविक गतियां करने लगता है तब ये क्या है? सजीव है। तो यहां पर अगर बात करें तो इस प्रश्न पर अब तक विवाद है कि ये सजीव है या नहीं। हम वास्तव में ना तो वायरस को सजीव मानते ना ही निर्जीव मानते, दोनों बातें रहती हैं। अब एक बात और सामने आई कि ये आणविक गतियां जरूरी क्यों हैं, इतनी क्या ज्यादा जरूरी है। हमने ये तो कह दिया कि आणविक गतियां जरूरी है, पर आणविक गतियां नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा ऐसा कि जिसकी वजह से जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था कि हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई है कोशिका, यानी कि सेल। सेल से हम बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं उत्तक, यानी कि टिश्यू। उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, यानी कि ऑर्गन। अंगों से मिलकर बनता है अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। और ये अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के बनाते हैं जीव। यानी कि हमारे यहाँ एक ढांचा है, एक सुसंगठित संरचना है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर जीव बनाते हैं। पर कहता है कि ये जो संरचना है, जब भी कोई स्ट्रक्चर बना होता है तो उसको पर्यावरण प्रभावित करता है, हमें भी इन्वायरमेंट जो है प्रभावित करता है, हमारे शरीर पर भी इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, और ये संरचना धीरे धीरे डैमेज होती है, यानी कि टूट फूट होती रहती है इसमें पर्यावरण के प्रभाव की वजह से। और जो ये सुव्यवस्थित संरचना है, जब इसमें पर्यावरण की वजह से विघटन होने लगता है, जब ये संरचना टूटती है, तो अगर ये लगातार टूटती ही जाए तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसका मतलब किसी जीव को, यानी कि ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग रहना है, अगर उसको सरवाइव करना है, उसको जीवित रहना है, तो उसके लिए ये संगठित होना जरूरी है, ये संरचना का मेंटेन रहना जरूरी है, इसकी अनुरक्षण होना जरूरी है, इसका लगातार बने रहना जरूरी है। अब हमारे शरीर में इस संरचना को कौन व्यवस्थित करके रखता है, कौन इसको मेंटेन करके रखता है, कौन इसकी मरम्मत करके रखता है। जैसे घर में अगर लगातार टूट फूट होती रहेगी तो घर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी ढांचा है जिसमें लगातार टूट फूट ही होती रहे तो वो ढांचा खत्म हो जाएगा। जैसे हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो काफी सालों से हमारे देश में हैं, हिस्टोरिकल हैं, ऐतिहासिक जो हैं, उनमें यदि हम मेंटेनेंस ना करें तो वो धीरे धीरे टूटकर खत्म हो जाएंगी। यानी कि शरीर को भी मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता है, और ये मरम्मत और अनुरक्षण किसकी वजह से होती है? ये होती है आपकी आणविक गतियों की वजह से। यानी कि जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की जरूरत है, मेंटेनेंस और रिपेयर की आवश्यकता है, और ये मेंटेनेंस और रिपेयर करने के लिए, ये मरम्मत और अनुरक्षण करने के लिए हमें आणविक गतियों की आवश्यकता है। और
आणविक गतियां यदि लगातार गतिशील बनाए रखनी है तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, ऐसे प्रक्रम हैं, बहुत सारी हमारे शरीर में प्रक्रियाएं चलती हैं जो इन अणुओं को गतिशील बनाए रखेंगी। समझ में आया? तो प्रश्न ये था कि आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं। तो हम कहेंगे कि शरीर में एक व्यवस्था है, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र और जीव बनता है। इस व्यवस्था को बनाए रखना, इसकी मरम्मत करना जरूरी है क्योंकि पर्यावरण इसको लगातार टूट फूट करता रहता है इसमें, और इसको बनाए रखने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स यानी कि आणविक गतियों की आवश्यकता है। और ये आणविक गतियां कौन बनाए रखता है? हमारे शरीर की कुछ प्रक्रियाएं बनाए रखती हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आणविक गतियां क्यों जरूरी है। अब बात यह है कि वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जो इन आणविक गतियों को बनाए रखती हैं और हम उनको क्या नाम देते हैं। क्या हमारे शरीर में उन प्रोसेसेस का पूरा नाम है या उन प्रक्रियाओं का पूरा नाम है? तो हम कहेंगे कि वो सारे प्रक्रम या प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में आणविक गतियों को बनाए रखने के लिए जरूरी है, अर्थात जो हमारे शरीर में वो प्रक्रियाएं जो आणविक गतियों को बनाए रखने के लिए जरूरी है और जो हमारे शरीर में टूट फूट को मरम्मत या अनुरक्षण करती हैं, वो सारी प्रक्रियाएं हमारे जीवन को बनाए रखती हैं। तो अगर यहां एक लाइन में मैं बात करूं तो हम ये लिखेंगे कि वे सभी प्रक्रियाएं, ध्यान देना इस बात पर, वे सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य करती है, मेंटेनेंस और रिपेयर का कार्य करती है और हमारे शरीर में आणविक गतियां लगातार बनाए रखती हैं, वो सभी प्रक्रियाएं कहलाती हैं जैव प्रक्रम, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं। अब अगर हम बात करें कि टूट फूट और उसकी मरम्मत के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो एक एक करके उनकी बात करें। यदि हम जब भी शरीर में टूट फूट होगी तो उसकी रिपेयर के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है ऊर्जा की। और कोई भी जो जीव है उसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा आती है बाहर से, जैसे हम भोजन जो लेते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, या कुछ जीवों को प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, लाइट से एनर्जी मिलती है, कुछ एक को रसायनों से ऊर्जा मिलती है। अलग अलग तरीके हैं, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते वक्त सूरज की ऊर्जा लेते हैं, हम भोजन से ऊर्जा लेते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके हैं। परंतु जो ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए भी हमारे शरीर में कोई तो प्रक्रम होगा। और जो ऊर्जा देता है वो क्या है? तो हम शरीर में ऊर्जा का वो स्रोत जो बाहर से हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, वो स्रोत कहलाता है भोजन। ऊर्जा का वो स्रोत जो बाहर से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वो स्रोत क्या कहलाता है? भोजन। और शरीर के अंदर इस भोजन को लेने की प्रक्रिया, इस ऊर्जा के स्रोत को लेने की प्रक्रिया, भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। अब किस तरीके से हम भोजन लेते हैं या वो प्रक्रिया क्या है जिसमें हम भोजन लेते हैं, वो कहलाता है पोषण। इसका मतलब पहली प्रक्रिया जो पोषण की प्रक्रिया है वो आवश्यक हुई हमारे लिए किस चीज में? ऊर्जा देने के लिए आवश्यक हुई। और ऊर्जा किसके लिए आवश्यक हुई? आणविक गतियों के लिए आवश्यक हुई। आणविक गतियां किसके लिए आवश्यक हुई? हमारे शरीर में मरम्मत और अनुरक्षण कार्य करने के लिए। इसका मतलब पोषण जो है वो एक प्रकार से लाइफ प्रोसेस हो गया, जैव प्रक्रम हो गया। तो पहला जैव प्रक्रम हुआ पोषण। हम करते क्या हैं? जो भोजन हम लेते हैं उसको जटिलता के हिसाब से तोड़कर सरल बनाते हैं, और हमारे शरीर की जटिलता पर निर्भर करता है कि हम भोजन किस प्रकार का लेंगे, जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ते जाएंगे। दूसरा है कि ऊर्जा करती क्या है हमारे शरीर में जाकर।
तो ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तित होने के बाद, एक जैसा बनने के बाद हमारे शरीर में आणविक गतियों के लिए और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है और नए अणु बनाने के लिए आवश्यक होती है। इसका मतलब ये हमारे शरीर में मेंटेनेंस और रिपेयर करती है। तो भोजन से ऊर्जा निकलेगी कैसे? तो उसके लिए यहां पर है बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं। कौन सी? उपचयन और अपचयन, जो आपने पहले पाठ में पढ़ा था। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास। आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वो ऑक्सीजन कहां जाती है? वो ऑक्सीजन जाती है हमारी कोशिकाओं के पास और वहां जो ग्लूकोज है उसके साथ जुड़ती है और जुड़ने के बाद उसका ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन करती है। इसका मतलब उपचयन जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमारी कोशिकाओं में भी होती है। उपचयन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसका मतलब यही हुआ कि भोजन का जो ऊर्जा देना है उसमें रेडॉक्स होता है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, उपचयन भी और अपचयन भी, दोनों होते हैं। तो शरीर के बाहर से जो हमने भोजन लिया वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और आवश्यकता अनुसार उस भोजन के विघटन में यानी कि उसके उपचयन में मदद करेगा और ये प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन लेने भर से काम नहीं चलेगा, उस भोजन को हमें तोड़कर ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, तभी जाकर के मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य होगा, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम होगा। और वो काम कौन करेगा? ऊर्जा निकालने का काम किस प्रक्रिया के द्वारा होगा? श्वसन के द्वारा। तो दूसरा जैव प्रक्रम, दूसरी लाइफ प्रोसेस हुई श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। ये भी जरूरी है जीव के लिए। अगर ये हो रही है तो ही वो जीवित रहेगा। अब अगर हम बात करें कि भोजन या गैसें शरीर के अंदर जाएंगी कैसे? अब अगर अमीबा की बात करें तो उसका शरीर एक ही कोशिका है, आसपास पर्यावरण है उसके चारों तरफ, तो वहां से सीधा भोजन अंदर और सीधा ऑक्सीजन अंदर, और भोजन से जो चीजें निकली जो हमारे जो अमीबा के लिए आवश्यक नहीं है वो सीधी बाहर, और ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनी सीधी बाहर। यानी कि एक कोशिकीय जो जीव है जिनमें एक ही कोशिका है वो चारों तरफ से पर्यावरण से घिरा हुआ है, तो वहां तो सिंपल विसरण के द्वारा भोजन अंदर और बाहर जा सकता है। पर क्या बहुकोशिकीय जीवों में भी ऐसा हो सकता है क्या? जैसे हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो जो हमारी चमड़ी की कोशिकाएं हैं वो तो पर्यावरण के संपर्क में हैं, पर हमारे अंदरूनी अंगों की कोशिकाएं तो पर्यावरण के संपर्क में नहीं है। जैसे हृदय की कोशिका तो पर्यावरण के संपर्क में नहीं है, तो फिर वहां कैसे पहुंचेगी ये सारी चीजें? तो यहां एक प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीवों में केवल विसरण यानी कि बाहर से सीधा अंदर चले जाना किसी पदार्थों का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा काम चल जाता है एक कोशिकीय जीवों को। परंतु बहुकोशिकीय जीवों को विसरण के द्वारा काम नहीं चलता, साधारण विसरण के द्वारा उनके अंदर चीजों का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसा क्यों? तो उसका आंसर यहाँ लिखा है कि एक कोशिकीय जीव पूरी तरह से पर्यावरण के संपर्क में रहता है, ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। एक कोशिकीय जीव है तो वो भोजन ग्रहण करने के लिए और गैसों के आदान प्रदान के लिए उसे विशेष अंगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साधारण विसरण के द्वारा पर्यावरण से सीधे संपर्क में है। इसलिए साधारण डिफ्यूजन के द्वारा या विसरण के द्वारा वो इन चीजों का आदान प्रदान कर लेगा, अंदर ले लेगा, बाहर छोड़ देगा, बस। परंतु बहुकोशिकीय जीवों में सारी कोशिकाएं आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती, इसलिए उनमें साधारण विसरण द्वारा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप ध्यान से इसको देख लेंगे, पता लग गया होगा आपको। इसके बाद कि अगर साधारण विसरण से नहीं हो सकता उनमें, तो बहुकोशिकीय जीवों में फिर क्या होगा? कैसे वो अपना आवश्यकता की पूर्ति करेंगे? भोजन फिर कैसे लेंगे या श्वसन कैसे करेंगे?
तो उसके लिए उनमें विशेष अंग होते हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे अंदर मुख से हम भोजन ग्रहण करते हैं, विशेष अंग है। फिर हमारी आंत, हमारा अमाशय उस भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ये विशेष बात है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान हमें करना होता है तो हम नाक से सांस लेते हैं, जो फेफड़ों में जाता है और वहां से हवा ऑक्सीजन खून में मिला देती है, यानी कि वहां भी विशेष अंग है। इसका मतलब बहुकोशिकीय जीवों में भोजन और ऑक्सीजन के अंतर ग्रहण के लिए, भोजन और ऑक्सीजन लेने के लिए विशेष स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, विशेष ऊतक हैं या अंग हैं। परंतु एक बात और भी सोचने वाली है कि विशेष अंग तो है, भोजन चला गया कहाँ? हमारी आंत में, और ऑक्सीजन चली गई फेफड़ों में। फेफड़ों को तो ऑक्सीजन मिल गई और भोजन आंत को तो मिल गया, पर दोनों चीजें सभी अंगों को कैसे मिलेगी? उंगलियां तो अलग से सांस नहीं लेती, फिर उनको कैसे मिलेगी ऑक्सीजन? फेफड़े में ऑक्सीजन गई है, उंगलियों के पास कैसे पहुंची? या हमारे अलग अंगों के पास कैसे पहुंची ये ऑक्सीजन? विशेष अंगों के द्वारा होती है तो सभी अंगों के पास कैसे पहुंचेगी ये? तो इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी होता होगा जो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है उसको भर करके लाद करके ले जाए और शरीर के सभी भागों में पहुंचा दे। ऐसा ही आंत के अंदर जो भोजन सरल रूप में टूटा है उसको भी हर एक कोशिका के पास पहुंचा दे, क्योंकि प्रत्येक कोशिका को भोजन भी चाहिए और प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन भी चाहिए। तो उसको पहुंचाने के लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अगर हम बड़े तौर पर कहें तो गाड़ियां चलती हैं जो ऑक्सीजन और भोजन को लेके जाती हैं। क्या है वो? हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र है, परिवहन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर मौजूद ब्लड, रक्त, खून, वो क्या करता है? भोजन और ऑक्सीजन को हमारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। इसका मतलब भोजन और ऑक्सीजन अगर प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो मेंटेनेंस और रिपेयर का काम नहीं होगा। यानी कि ये भी आवश्यक है, ये वहन तंत्र ये भी जरूरी है, ये परिसंचरण तंत्र भी जरूरी है। तो तीसरी लाइफ प्रोसेस कौन सी हो गई? परिसंचरण तंत्र, जो हमें आवश्यक रूप से चाहिए शरीर के अंदर मरम्मत और मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण का कार्य करने के लिए। तो 3 प्रक्रियाएं हमने पढ़ ली अब तक। पहली पोषण, दूसरी श्वसन और तीसरी परिवहन यानी कि परिसंचरण तंत्र, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन के लिए। अब कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाने के बाद और भोजन जाने के बाद क्या होता है? जो भोजन है, जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो बनाती है C6H12O6 शर्करा। ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो बनाती है CO2, H2O और ऊर्जा। अब ऑक्सीजन तो जीवनदायिनी है, पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कोई अच्छा काम करती है? इसका कोई मुख्य कार्य नहीं है। तो ये अगर ज्यादा मात्रा में है तो हमारे लिए विषैली रह सकती है, तो इसको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है। पानी तो शरीर के काम आ जाएगा, ऊर्जा भी काम आ जाएगी, पर CO2 हमारे शरीर को काम नहीं आएगी। ऐसे ही बहुत सारे अन्य नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ भी हमारे शरीर में बनते हैं इन प्रक्रियाओं के दौरान, जो विषैले होते हैं। अगर वो हमारे शरीर में जमा होते रहे, इकट्ठे होते रहे, तो रिपेयरिंग का काम नहीं होगा, यानी कि मेंटेनेंस और अनुरक्षण का कार्य नहीं होगा, मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो क्या जीव जीवित रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में जो कार्बन और ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा के लिए होता है, वहां ऐसे छोटे छोटे उत्पाद और भी बनते हैं, सब प्रोडक्ट और भी बनते हैं जो कोशिकाओं के लिए अनुपयोगी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जैसे CO2 की बात करी, नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थों की बात करी। इसका मतलब इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन।
तो एक चौथी प्रक्रिया हुई जिसमें विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीवन में मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य सही तरीके से नहीं हो सकता। इसका मतलब एक और प्रक्रिया जो मरम्मत और अनुरक्षण में मदद करती है वो है एक्सक्रीशन। और इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए भी अंग होते हैं। जो आपके गुर्दे हैं या जो चमड़ी है वो कुछ अपशिष्ट पदार्थों को निकालती है, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को फेफड़े यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, और कुछ एक को गुर्दे यानी कि हमारी किडनीज निकालती हैं बाहर। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने ये पढ़ा कि जीवित वही है जिसमें आणविक गतियां होंगी, और आणविक गतियों के लिए जरूरी है रिपेयर और मेंटेनेंस का काम, तभी आणविक गतियां सही तरीके से चल पाएंगी। रिपेयर और मेंटेनेंस अगर आपने करना है, यानी कि रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जरूरी हैं, आणविक गतियां जरूरी हैं। और रिपेयर और मेंटेनेंस यदि आपने करना है तो उसके लिए 4 प्रोसेसेस जरूरी हैं, जिनको हम लाइफ प्रोसेस यानी कि 4 प्रक्रियाएं जरूरी हैं, जिन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और वो 4 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। आज के लिए इतना ही। कल हम एक एक करके सभी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले पोषण के बारे में, फिर श्वसन के बारे में, फिर परिसंचरण के बारे में, और फिर उत्सर्जन के बारे में। सामने स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हमने इस पूरे वीडियो के दौरान लिए हैं, और आपने इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। धन्यवाद।